हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करेंगे सोशल इश्यूज़ के बारे में। विजन जो आपका मैगज़ीन थी फरवरी की, उसके बारे में गाइस हम डिस्कस करेंगे कि विजन में इस बार की मैगज़ीन में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, सोशल इश्यूज़ के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग क्या क्या आया। तो लेट्स डिस्कस इट कि इस बार का जो मैगज़ीन में था उसमें सबसे पहले बात की गई है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के बारे में। तो देखो, इसका ना सेकंड एडिशन हुआ और इसकी जो रिपोर्ट होती है वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीज़ की जाती है। हम सभी जानते हैं, देखो हमारा एसडीजी गोल्स हैं, वो तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। कुछ भी आप टॉपिक कर रहे हो याद रखा करो अपने माइंड में, क्या बात याद रखो कि एसडीजी गोल इससे किससे मैच कर रहा है। जीरो हंगर एसडीजी 2 का है ना, हमारा बेसिक पिलर है कि हमें बेसिक हेल्थ देनी है। एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन से डील करता है। एसडीजी 3 डील करता है आपके गुड हेल्थ एंड वेलबींग से, है ना। गुड क्वालिटी एजुकेशन का मतलब क्या है? एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन का कि सभी को मिले, और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। उसके साथ साथ लर्निंग आउटकम्स, बेसिक हेल्थ आपका इसके अंदर आता है। तो एसडीजी जब भी आप सोशल इश्यूज स्पेशली कर रहे हो तो सोशल इश्यूज़ को आपको हमेशा कनेक्ट करके पढ़ना है और एसडीजी गोल, ठीक है। अब इस रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन करता है? अगर मान लो पेपर में आ जाए तो आप लिखोगे इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस इसको प्रिपेयर करता है, और इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है एज एन इंडेक्स कि ओवरऑल स्टेट का जो आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी है क्रॉस द चिल्ड्रन बिलो द एज 8-10 ईयर्स, सब कुछ इसमें दिया जाता है। कंपेयर किए जाते हैं, इवन 36 इंडिकेटर्स होते हैं, 5 की डोमेन्स एरिया में उसको चेक करा जाता है, और इसी को एफएलएन बोल रहे हैं वो, है ना। अब निपुण भारत मिशन एक है, देखो आप जानते ही हो एजुकेशन सिस्टम को बेसिकली फाउंडेशनल लिटरेसी कम से कम न्यूमेरेसी देने के लिए बाई 26-27 तक, और ग्रेड 3 तक हर बच्चे को ये आती हो, तो उसके लिए एक निपुण भारत मिशन भी चलाया जा रहा है। इसका गोल 1-2-3 है, एक हॉलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट हो, है ना, चाइल्ड मेंटेन अ गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हाई ऑर्डर लर्निंग हो, बेटर आउटकम्स हुए, इस तरह से। एफएलएन का मतलब क्या है? बेसिक स्किल्स, कि कम से कम बच्चे को रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स आनी चाहिए। बेसिक टेक्स्ट वो पढ़ पाए, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर पाए बाय द एंड ऑफ योर ग्रेड 3। तो फाउंडेशन मतलब क्या है? फ्यूचर लर्निंग को प्रिपेयर करना। तो इसीलिए एनईपी तैयार किया गया, हाईएस्ट इंपॉर्टेंस है इसकी एफएलएन के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निपुण भारत को निकाला था। निपुण भारत का फुल फॉर्म याद रखना। निपुण का मतलब क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। हर चाइल्ड जो कंट्री का है वो नेसेसरीली अटेन कर ले एफएलएन बाय द एंड ऑफ 2000 ग्रेड 3 लाइक दिस। तो पंजाबी में जैसे लैंग्वेज को हाईएस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस लिटरेसी में मिला हुआ है। न्यूमेरेसी में अगर बात करोगे तो योर 42% ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो इसको मीट कर रहे हैं, मिनिमम प्रोफिशिएंसी है। की हाई परफॉर्मिंग स्टेट में पंजाब टॉप ऑल की इंडिकेटर्स, राजस्थान सिक्किम परफॉर्म वेल इन सम पैरामीटर्स। तो आपको सारे स्टेट्स का पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर है। अब चैलेंजेस क्या है और करंट स्टेटस क्या है एफएलएन इंडिया के अंदर? देखो एफएलएन का, यानी कि जो आपका फाउंडेशनल लर्निंग, आपका लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी है, इसमें ना करंट स्टेटस ये है कि जो इंडिया में है ना, ये तो लो है तो, ठीक है, और कोविड की वजह से और लो हो गया। तो चिल्ड्रन हु कैनॉट रीड आउट सिंपल क्लास 12 सेंटेंसेस, और ये इसमें तो इनमें देख लो परसेंटेज वाइज सब दिया हुआ है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट थी, असर रिपोर्ट, वहाँ से निकाल के दिया हुआ है। अब चैलेंजेस, इसमें सबसे पहला चैलेंज है कि ना हिस्टोरिकल नेग्लिजेंस है, यानी कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी इंडिया की है ना, वो बहुत डिकेड से ही मार्जिनलाइज्ड है, बहुत ज़्यादा फोकस रिसीव नहीं मिला उसको। इसीलिए निपुण भारत मिशन लाया जा रहा है। एफएलएन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, इसीलिए एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, निपुण भारत मिशन, इसी को लाया जा रहा है। लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है कि प्राइवेट स्कूल्स में तो प्रायोरिटी दी जाती है इंग्लिश लैंग्वेज में, और भी जगहों पे देनी चाहिए। टीचर्स की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा किस्सा है। 19% टीचिंग पोजीशन जो है वो इंडिया में वैकेंट रहता है, बताओ। रूरल एरियाज़ में 69% वैकेंसी है एज पर द यूनेस्को रिपोर्ट। डिजिटल डिवाइड की हमारे यहाँ दिक्कत है। देखो आपको पता ही है कि कितना कोविड ने कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करी। तो डिजिटल डिवाइड की दिक्कत है, ठीक है। लर्निंग जो आपके आउटकम्स हैं वो और लॉस हो गए ड्यू टू पैंडमिक। माल न्यूट्रिशन की कमी है। अब एफएलएन अगर होगा तो देखो उसका सिग्निफिकेंट ही होगा ना, क्योंकि देखो लिटरेसी अगर आएगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लिटरेसी होगी तो एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, बेटर हेल्थ मेंटेन होगा, कम्युनिटी स्पिरिट बढ़ेगी। तो इसीलिए एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, निपुण भारत का यहाँ पर वर्सेस भी दिखा रखा है कि 3 years ऑफ प्री स्कूल प्लस अर्ली प्राइमरी एजुकेशन, या 1 year ऑफ प्री स्कूल प्लस फॉर्मल स्कूलिंग ऑफ ग्रेड 3। अब वे अहेड करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि ना लैंग्वेज से प्रेफर लोगों को ना फेमिलियर कराओ एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंटरपर्सनल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल टीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग, एग्जिस्टिंग टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर जो है ना, उस तरह से होने चाहिए। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं रिटेंशन होनी चाहिए स्किल टीचर्स की, कहीं वो भाग जाएं, आपने पैसे उनको ठीक से नहीं दिए, टेक्नोलॉजी का एक्सेस ठीक से नहीं दे रहे हो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने बड़ा कंड्यूसिव नहीं बना रखा है। होम लर्निंग की बहुत ज़रूरत है कि वर्बल इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्रिएट करो आप। टर्की में को क्या होता है कि इंटेंसिव पेरेंटिंग इंटरवेंशन रहती है वैल्यूएशन के टाइम पर, एट कंबाइंड होम ट्रेनिंग फॉर मदर्स विद आइदर अ सेंटर विद कस्टोडियल केयर की जाती है, और इससे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बनाना है मदर का पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम एंड चाइल्ड का
स्कोर और कॉग्निटिव असेसमेंट का मतलब उसका थिंकिंग पैटर्न कैसा है बच्चे का। इंटरनेट पेनिट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी टू कैचअप, यानी स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम लर्निंग लॉस ड्यू टू पैंडमिक शुड बी गिवन एडुकेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी दी जाए। उसका न्यूट्रिशन बढ़ाओ, उसको पोषण 2.0 स्कीम, सक्षम आंगनवाड़ी, इंप्रूव करो इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इमीडिएट ज़रूरत है कि हम इसको कर डालें। तो ऐसे ही ऐसा रिपोर्ट का आ सकता है पेपर में कि रिलीज़ कौन करता है, तो आपको क्या बता के आना है, एनजीओ निकालती है, एनजीओ प्रथम निकालती है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे आ जाए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है। 2 इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिए। एनुअली निकलती है ऐसे रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में जान लो। देखो न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि अनाउंस किया गया कि इनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, तो इसी रिलेटेड प्रोग्राम चलाया जा रहा है। क्या, प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, जिसको हम पीएमपीडीएम कह रहे हैं, ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी चाह रहे हैं ना हम, लास्ट माइल कनेक्टिविटी चाहते हैं हम। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए गाइस क्या चाहिए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हमें ये चाहिए कि हम कुछ निकालें। तो 7 सप्तऋषि प्रायोरिटी निकाली गई है, बजट में 15,000 करोड़ भी कहा गया है कि इसमें डालो, ताकि ना जो पीवीटीजीज हैं इनको कम से कम सेव हाउसिंग मिले, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, रोड, ये सारा इनको मिल पाए। अब नीड क्या है, देखो पहले तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। बहुत प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप होता है, इसको शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में रखा जाता है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देबर कमीशन 1973 में आई थी, ध्यान रखना उसी से आया है। तो 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 52 ट्राइबल ग्रुप्स को डिक्लेयर किया था एज अ पीवीटीजी, ठीक है। तो पीवीटीजी राइज इन 17 स्टेट, यूटी में रहते हैं। हाईएस्ट जो पीवीटीजीज वो आपको उड़ीसा में मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। तो इनके लिए क्राइटेरिया क्या चाहिए होता है, मान लो पता कैसे चलेगा कि पीवीटीजी सेलेक्ट कैसे करना है। तो पीवीटीजीज के लिए क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने ये बनाया कि प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, लिटरेसी कम होनी चाहिए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए, स्टेगनेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो स्टेट यूटी सबमिट प्रपोजल्स टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर टू डिक्लेयर सर्टन कम्युनिटीज एज पीवीटीजीज। तो एनी ट्राइबल ग्रुप फुलफिल द फॉरमाइड मेंशन क्राइटेरिया, तो उसको हम पीवीटीजी में डिक्लेयर कर देते हैं। अब ज़रूरत क्या है इसकी, ज़रूरत यह है सोशल। पीवीटीजीज आर ट्रैप्ड इन द वेरियस सोशल प्रॉब्लम, जैसे कि इलिटरेसी की दिक्कत है, डिस्प्लेसमेंट की दिक्कत है, लिटरेसी रेट इज़ कंसिडरेबली लो है, फीमेल लिटरेसी बहुत कम है, चाइल्ड मैरिज का दिक्कत, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बीच में आ जाते हैं, या डैम्स एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन वाले प्रोजेक्ट्स जो आ जाते हैं। डेमोग्राफिक की बात की जाए तो इसीलिए डेमोग्राफी में क्या है, देखो डेमोग्राफी का मतलब क्या है कि आपकी पॉपुलेशन का किस तरह से काम चल रहा है। तो विटनेसिंग की बहुत स्लो डिकेडल ग्रोथ रही है इन देयर पॉपुलेशन। सम पीवीटीज आर ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन, जैसे कि ओंगे, एंडोमेनीज है। ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज़, माल न्यूट्रिशन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, टीबी, लेप्रोसी से ग्रस्त है। तो इसीलिए ना अमृतकाल में क्या करा जा रहा है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक हम अमृतकाल पेपर में, मेंस के पेपर के आंसर राइटिंग में ज़रूर लिखना है, इफ़ यू रियली वांट टू फेच गुड मार्क्स। और वैसे तुम्हें पता ही होना चाहिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और टिप्स पे इसलिए होना चाहिए कि इफ़ यू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंटरव्यू इन दैट, तो आपको देने वाले जवाब ना इस तरह से ही मिलते हैं। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आपका क्या है अमृतकाल का, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ये सारा हमारा ना अमृतकाल की प्रायोरिटीज़ है। इसीलिए इसको सप्तऋषि कहा जा रहा है। ध्यान रखना, सप्तऋषि अगर आ जाए तो याद रखना है किससे रिलेटेड है, इसमें क्या बात की जा रही है, ठीक है। तो सही आपके उसके बाद ना इकोनॉमिक का देखो, मेन सोर्स जो इनका लाइवलीहुड का होता है, फूड गैदरिंग, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हंटिंग गैदरिंग, इसी से करते हैं, आर्टिजन वर्क्स कर लेते हैं। लेकिन फॉरेस्ट ना डिग्रेड हो रहे हैं अब, और सेवरल रिस्ट्रिक्शंस फॉरेस्ट अथॉरिटी लगा देती है, तो इनका लाइवलीहुड क्या हो गया, थ्रेटन। अब कल्चरली इनको समझो, कल्चरली भी क्या हो रहा है, इनका ना डिस्टिंक्ट कल्चर की आइडेंटिटी जो है वो इरोड होती जा रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई ध्यान ही नहीं होता, मतलब जाते ही नहीं ना, इनका इतना डेवलपमेंट नहीं है। बिगेस्ट सफरर है क्लाइमेट चेंज के, पता है आपको, और अदर रिलेटेड इश्यूज़ के भी। तो फॉरेस्ट आपका राइट्स एक्ट है 2006 का, जिसमें 4 हेक्टर्स फॉर लैंड लोकेशन किया गया था। तो ओनरशिप इज ओनली फॉर लैंड दैट इज एक्चुअली बीइंग कल्टिवेटेड बाय द कंसर्न फैमिली। तो पीसा क्या है, पीसा इज बेसिकली पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट, है नॉट बीन ऑपरेशनलाइज्ड अभी तक, नहीं करा गया इसको। तो ये एक बात है, मुद्दे सारे के सारे। अब क्या किया जाए, देखो करने के लिए यही है कि फेयर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, मतलब खाली वो ऐसे ना हो कि ऊपर ऊपर से सिर्फ बात कर दी जा रही है। इट हैज़ टू बी कंसल्टेड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन, से बात भी की जाए। एक्सटेंसिव सर्वे करने की ज़रूरत है, एक्यूरेट डेमोग्राफिक होगा, सोशो इकोनॉमिक फिगर्स होंगी, तब तो कुछ करोगे ना आप। अपडेटेड पीवीटीजी लिस्ट करो आप, जैसे कि बिरहोर रिकॉग्नाइज एज पीवीटीजी इन 4 स्टेट्स, है ना, बिरहोर। अदर भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं 2 स्टेट्स में, जैसे कि सहारिया, कुरुम्बा, कुरोगा, कुरवा, ये सारे के सारे आपके हैं। उसके बाद रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है इनके राइट्स को। राइट्स पर्टेनिंग टू द लैंड एंड कस्टमरी रिचुअल्स नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दी फेयर फॉरवर्डनेस के आगे क्या होगा। नेक्स्ट आता है हमारा मैनुअल स्क्वेंजिंग से रिलेटेड। मैनुअल स्क्वेंजिंग का मतलब है केरला यहाँ पर पहला स्टेट बन गया है जिसने रोबोटिक टेक्नोलॉजी से वो अपने मैन होल्स को वो कर रहा है, टेक्नोलॉजी से साफ कर रहा है।
ज़रूरत है ना। अब देखो, अब फिर आ गया एसडीजी आपका, तो एसडीजी जरूर तुम्हें याद रखना है जब भी सोशल पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल सोसाइटी तो तुम बिल्कुल इसमें याद रखा करो। नो पॉवर्टी फर्स्ट गोल है, थर्ड गोल गुड हेल्थ से अभी हमने पढ़ा था, क्वालिटी एजुकेशन अभी पढ़ा था, फोर्थ है, फिफ्थ हमारा जेंडर इक्वालिटी। तो एसडीजी का मैनुअल स्कैवेंजिंग से बहुत वो है। मैनुअल स्कैवेंजिंग अगर आप रोक देते हो कि बंदा मैनहोल में जाके घुस के वो अपनी ज़िंदगी ख़राब करे, ऑब्वियसली यार इतने सारे केमिकल रिलीज होते हैं, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो क्लीन वाटर सैनिटेशन, डिसेंट वर्क होना चाहिए। एट्थ हमारा एसडीजी गोल है, रिड्यूस इनइक्वालिटी। टेंथ है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो आपको बिल्कुल एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए एसडीजीज। तो रोबोटिक स्कैवेंजर है बांदीकूट, ये रहा बांदीकूट आपका। टू क्लीन सीवेजेस एंड फंक्शंस इन अ सिमिलर वे, सच अ पर्सन जैसे करता है ना वैसे ही करता है। वो मैन होल में एंटर करेगा, सीवेज को रिमूव करेगा रोबोटिक हैंड से और डेजिग्नेटेड साइट पर रिलीज कर देगा। तो वाटर प्रूफ है, एचडी विजन कैमरा सेंसर्स वगैरह होते हैं, हार्मफुल गैसेस को डिटेक्ट कर लेता है इनसाइड द मैन होल्स। अब मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में भी सुन लो। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? डिह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिसेस है कि मैनुअली बंदा जाके उसको क्लीन कर रहा है, ड्राई लेट्रिन्स को, सीवर्स को, सेप्टिक टैंक्स को, रेलवे लाइन्स को, विद बेसिक टूल्स लाइक ब्रूम्स। अब ये ना प्राइमरली कास्ट बेस्ड, आप पता है इतने गलत गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं जो ये ऐसी सफाई करते हैं। तो कास्ट बेस्ड फोर्स ऑक्यूपेशन इन इंडिया है हमारे यहाँ। तो एटलीस्ट यहाँ पे 58,098 एलिजिबल मैनुअल के वेंजर्स हैं अक्रॉस द कंट्री। रेडिकेट करना की बहुत ज़रूरत है अगर आप चाहते हो एसडीजी 2030 गोल है आपका। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग वायलेट क्या क्या करता है आपका? आर्टिकल 15, 17, 21 आपके इंटरनेशनल कन्वेंशंस को वायलेट करता है, आपके लीगल खुद के लीगल प्रोविजंस को आपको वायलेट करता है। तो वेन एवर यू आर राइटिंग अबाउट द मैनुअल स्कैवेंजिंग, प्लीज राइट द आर्टिकल्स ऑल्सो। आई राइट अबाउट द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑल्सो, राइट अबाउट योर लीगल प्रोविजंस ऑल्सो। जैसे कि यूडीएचआर क्या कहता है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का मतलब है मैंडेट करना डिग्निटी, इक्वालिटी फॉर फेयर रिम्यूनरेशन, सोशल सिक्योरिटी देना। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में। अच्छा, मैनुअल स्कैवेंजिंग इंडिया में क्या कंडीशंस है इसमें पूरा समझाया हुआ है। रिहेबिलिटेशन प्रोहिबिशन के बारे में, एमएस एक्ट 2013 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि प्रोहिबिशन के लिए ऑलरेडी एक्ट मौजूद है। लेकिन फिर भी रीजंस हैं, फिर भी ये क्यों परसिस्ट कर रहा है? तो परसिस्ट गाइस इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे यहाँ ना इनफॉर्मल इकॉनमी है। ये बड़ी समस्या है। इससे क्या हो जाता है? इनफॉर्मल इकॉनमी होने से क्या होता है? इससे ना एसोसिएटेड राइट्स को पता ही नहीं चलता, बात ही नहीं करते। वीक लॉज है हमारे, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता ठीक से। सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये है कि हमारे लॉज इतने इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाते सही ढंग से। इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस, वाटर स्कार्सिटी समस्या है। बहुत सारे रूरल सेटलमेंट है जहाँ पर वाटर सप्लाई प्रॉपर होता ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या कर लोगे आप? मैनुअली इसके में करते हो, सारा का सारा निकालते हो चीज़ों को। रिस्टोरेशन रिहेबिलिटेशन की दिक्कत है, कॉम्प्लेक्सिटी है, प्रोक्योर करना लोन थ्रू द डिफरेंट स्कीम्स। वॉइस कोई उठाने वाला ही नहीं है, सबको लग रहा है अब तो हमारी यही ज़िंदगी है तो यही करो भाई, और कोई कुछ कहेगा भी नहीं। तो अदर की इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। हालांकि सफाई कर्मचारी सर्विसेज यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया मैनुअल स्कैवेंजिंग को मत करो, आर्टिकल 17 वायलेट कर रहे हो आप। आर्टिकल 17 रिलेटेड टू योर अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। नमस्ते स्कीम भी है, दैट इज नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड योर सैनिटेशन इकोसिस्टम। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता अभियान ऐप टाइप ऑफ लब, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन आर पॉकेट्स जो हम बहुत कुछ कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। लेकिन हमारा सारी दिक्कत पता है कहाँ आ जाती है? इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर। अब वे क्या है? सबसे पहली बात तो एलिमिनेट द डिमांड। साइंटिफिक वेस्ट डिस्पोजल करना शुरू कर दो ना यार, किसने मना करा है? केरला भी तो बना ही रहे मॉडल, क्यों नहीं बनाते हो टेक्नोलॉजी ऐसा? बिहेवियरल चेंज लाओ, वॉश मीन्स वाटर सैनिटेशन हाइजीन को बिहेवियरल चेंज के रूप में सबसे पहले स्वीकार किया जाए। एलिमिनेट द डिमांड सबसे, नाउ द नेक्स्ट इज एलिमिनेट द सप्लाई एज वेल। लाइक आइडेंटिफिकेशन, डेटा गवर्नमेंट सर्वे का है जो आप निकालो, उसको रिपोर्ट करो, कॉन्ट्रडिक्ट जो कर रहा है उससे प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करो, वुमेन एम्पावरमेंट करो, ईज ऑफ रिहेबिलिटेशन करो, वॉइस गिविंग वॉइस टू वॉइसलेस, इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग बनाओ। तो इशूज़ क्या है यहाँ पर? आपका एब्यूसिव वर्किंग कंडीशन होना, हेल्थ हैजार्ड होना, कॉन्टीन्यूस डिस्क्रिमिनेशन होना, कॉम्पल्जन टू कंटिन्यू। तो ये सारी समस्याओं को दूर करना बहुत ज़रूरी है। Now the next topic is about the gender budgeting. Gender budgeting क्यों टॉपिक में रहा? क्योंकि गाइस जेंडर बजटिंग इस पिच एज अ पावरफुल पिच फॉर और इनोवेशंस फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। ठीक है, तो टाइमलाइन भी इसमें दी हुई है, टाइमलाइन सिर्फ रिवाइज करनी है, मेन मुद्दा जहाँ मैं बताऊंगी वो करना है। गवर्नमेंट ने ना रिकॉग्नाइज किया नारी शक्ति। अब आपने देखा होगा रिपब्लिक डे के परेड में कितने सारे टेबलो जो थे वो सारे के सारे क्या डिपिक्ट कर रहे थे? वुमेन एम्पावरमेंट, नारी शक्ति। ठीक है, अमृतकाल में भी हम चाहते हैं भाई वुमेन एक ब्राइट फ्यूचर के रूप में उभरे और वुमेन लेड डेवलपमेंट हो, है ना। तो अमृतकाल पता ही है आपको, जो अभी इंडिया 100 के बीच का जो समय है ना, हमारा 75वां साल हो ही गया है, उसके बाद का जो 100 साल है 2047 तक हमारा जो ये 25 साल है, इसमें हम अमृतकाल सेलिब्रेट कर रहे हैं। सप्तऋषि भी मैंने आपको बताया है ना। तो एस्टिमेटेड जेंडर आपका जो बजट है वो स्टूड एट 4.96% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। अब जेंडर बजटिंग होता क्या है भाई? जेंडर बजटिंग एक तरीका है जिसमें आप क्या कोशिश कर रहे हो कि बेनिफिट मिले वुमेन को वही जो भी मेन को मिलता है।
तो इट इज़ नॉट एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज बट एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ कीपिंग अ जेंडर पर्सपेक्टिव इन अ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब बेनिफिट्स क्या है जेंडर बजटिंग का? तो बेनिफिट ये है एड्रेस करना जेंडर इनइक्वालिटी को, वुमेन मेकअप नियरली हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, प्रमोट करना इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एसडीजी गोल भी है हमारा। तो चैलेंजेस क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इन 5 की मिनिस्ट्रीज। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ना गवर्नमेंट डेटा ये बताता है कि इंडिया का जेंडर बजटेड ना सिर्फ 5 मिनिस्ट्री के हाथ में ही है और बाकी मिनिस्ट्रीज का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि रूरल डेवलपमेंट है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और एजुकेशन है। पोस्ट कोविड अप्रोच क्या होता है? बहुत फोकस हमारा बड़ा ही कम हो गया इस इन एरियाज पे, तो हमारा बजट भी गिर गया, एक्सपेंडिचर भी हमने कम कर दिया करना। लिमिटेड क्वांटम ऑफ जेंडर बजटिंग, इन टर्म्स ऑफ मेथोडोलॉजी हमारा इतना कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो सजेशन ये दिए जा रहे हैं कि भाई डिटरमिन किया जाए, ऐसा प्रोसेस रिपोर्ट किया जाए कि भाई नीड की चेंज क्या ज़रूरत है और डाइवर्सिफाई की जाए नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज, इंप्रूव किया जाए जेंडर बजट एलोकेशन। मतलब जो प्रॉब्लम एरियाज थे वो हमारे सोल्यूशन के ऊपर में ओपन है। तो दिस इज़ अबाउट दैट आर्टिकल नाउ। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वुमेन इन वर्क फोर्स। तो वुमेन इन वर्क फोर्स में गाय समझ लो, प्रेसिडेंट इन अ रिसेंट स्पीच उन्होंने असर्ट करा है कि जो लो वुमेन पार्टिसिपेशन है ना, मेजर हाइंड्रेंस है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ जॉब्स लाइक वाइट, ब्लू एंड पिंक। वाइट कॉलर जॉब्स का मतलब क्या है? हाईली पेड होती हैं, हायर पेड हाईली स्किल्ड जॉब्स होती हैं, ठीक है। और वुमेन यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड है। ब्लू में क्या होता है? डोमिनेटेड बाय मेन, बिकॉज ब्लू में आपका मैनुअल लेबर, ग्रेट स्टेमिना, सब मसल्स सही होते हैं। वुमेन आर एवरेज एंड अंडर रिप्रेजेंटेड। पिंक सेक्टर में बात करोगे तो वुमेन डोमिनेटेड एरिया ही है ये, मतलब यहाँ पे टीचिंग, रिटेल वर्कर्स, सेक्रेटरीज, नैनीज है ना। लेकिन वेजेस जो यहाँ पर हैं वो कंपैरेटिवली पिंक कॉलर वर्क्स की वुमेन की कम होती है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करो, मैकेंजी की रिपोर्ट आई, क्या कहता है कि इंडिया ने अगर जेंडर इक्वालिटी अचीव करना है तो इनको अपना ना एनुअल बजट भी इंक्रीज करना पड़ेगा 1.4%। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या कहता है कि वुमेन का डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए, है ना, एम्प्लॉयमेंट करनी है कि नहीं करनी है। और आपको एम्पावरमेंट यहीं से पता चल जाएगा कि वुमेन का इन्फेंट मोटिलिटी रेट कितना रहा, मैटरनल मोटिलिटी रेट कितना, पता चल जाता है। अगर इंडिकेटर सुधर रहे हैं मतलब आपके यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, क्योंकि बेसिक चीज़ों से ही पता चलता है। फिर डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। वुमेन मल्टीटास्किंग है, कस्टमर सेंटरिंग बनाओ, नर्चरिंग माइंडसेट की तरह से प्रयोग करो उसका। तो वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या? इंडिया का जो मीडियन एज है 28 to 30 ईयर्स है। तो यंग वुमेन्स के लिए क्या चाहिए? यंग वुमेन को ये चाहिए कि वो अपना वुमेन वर्कफोर्स ट्रांसलेट इनटू एन एडवांटेज लेकर चले, पैरिटी बनाए विद योर अदर कंट्रीज। लाइक जैसे हमारा SDG 1 क्या है? नो पॉवर्टी। SDG 5 क्या है? जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। जैसे SDG 8 क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है। रीज़न क्या है हमारा लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स? देखो सोसाइटल इशूज़, आप जानते ही हो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, फैमिली नॉर्म्स ऐसे होते हैं। इकोनॉमिक इशूज़ पे चलो, 1/4 देखो एक रिपोर्ट का आ गया यहाँ पे। रिपोर्ट में जब भी कोई बात आए तो ज़रूर ध्यान से सुननी है। इंडिया 143rd पर आता है। किस चीज़ में आता है? 143 में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी इंडिकेटर में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर। जो कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। तो GGG कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बिल्कुल याद रखना है आपको। Whereas the rise of household income participation of women has been discouraged, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है भाई पैसा तो आ ही रहा है, ज़रूरत क्या है तुम्हारी, तुम क्यों काम कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। एजुकेशन में क्या है? हाई परसेंटेज ऑफ मेल्स कंपेयर टू फीमेल्स हैव रिसीव्ड वोकेशनल ट्रेनिंग्स। इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं? सेफ्टी मेजर्स क्या लिए गए हैं? सारी बातें की गई हैं। लेबर कोड रिफॉर्म्स की गई हैं, कुछ स्किल्स प्रोवाइड की गई हैं, कुछ सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं, कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। मिशन शक्ति एक अम्ब्रेला स्कीम है, उसको लॉन्च किया गया है। तो गिवन ट्रेनिंग इन दो सेक्टर्स हुआ ट्रेडिशनली फीमेल डोमेन लाइक हैंडलूम, एप्रल है, सारे के सारे सेक्टर्स को है ना रिवाइव करके वुमेन को और भी डिजिटल डिवाइड हटाओ, वुमेन का वर्क प्लेस हरासमेंट हटाओ, उसकी #MeToo और ज़्यादा वो कराओ ताकि ये सब चीज़ें ना हो। तो सेंसिटाइजेशन करने की ज़रूरत है, इंक्लूसिविटी बढ़ाओ, सेफ्टी पॉलिसी मेकिंग कराओ, वुमेन पार्टिसिपेशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी तो कराओ उसको भी सिखाओ, रोबोटिक्स सीखे, वो भी IoT में जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करे। और कर भी रहे हैं यार, काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन हाँ, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए भी नीड है ना कि हमारा जो लास्ट में भी वुमेन ग्रास रूट पे भी जाके बैठी है तो वहाँ पर भी उसको मिल पाए चीज़ें। डिजिटल डिवाइड उसकी तरह ख़त्म करने की ज़रूरत है। गाइस नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द मेंटल हेल्थ केयर के बारे में बात कर लेते हैं हम। मेंटल हेल्थ केयर देखो NHRC का रिपोर्ट फ्लैग्ड आउट हुआ, इन ह्यूमन कंडीशंस में बताया जा रहा है हमारे यहाँ। NHRC का आया तो पहले तो उसके बारे में ही जान लो। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर ये आता है। इसका स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1993 में स्टैब्लिश किया गया था पेरिस प्रिंसिपल्स की कन्फर्मेटिंग के साथ। इसका विजन यही है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना। कॉम्पोजिशन जानोगे तो एक चेयरपर्सन होता है, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 7 डीम्ड मेंबर्स होते हैं। सारी की सारी पावर सिविल कोर्ट के पास होती है, CPC लगता है यहाँ पर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स, ठीक है। NHRC ने ऑब्जर्वेशन किया भैया, विजिट की, ऑपरेशनल आपके सारे गवर्नमेंट फैसिलिटीज सबको देखा।
तो एनएचआरसी ने कहा भैया बड़ा इलीगली कीपिंग पेशेंट्स अलॉन्ग आफ्टर द रिकवरी, है ना। तो कह रहा है कि मेंटल हेल्थ केयर क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि मेंटल हेल्थ का मतलब है आपका स्टेट ऑफ वेलबींग, यानी कि इंडिविजुअल अगर रियलाइज कर पाए अपना कैपिटल इंडिविजुअल्स को, अपने कैपेबिलिटीज़ को, अपने नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ को कोप अप कर पाए आसानी से, तो यानी कि वो मेंटल हेल्थ के वाइज ठीक चल रहा है। मेंटल इलनेस में क्या होता है, मेंटल इलनेस इज अमेलगमेशन ऑफ बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल। मेंटल इलनेस का मतलब कभी भी ध्यान रखना कोई एक फैक्टर नहीं होता है, कंसिस्ट ऑफ मल्टी फैक्टर्स। तो मल्टी फैक्टर्स में क्या होता है, योर बायोलॉजिकल, योर साइकोलॉजिकल, योर हेरिडिटरी, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स आर देयर। तो सोशल फैक्टर्स भी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, लाइक योर जेंडर, रेस, एथनिसिटी, सारे के सारे आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर योर मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस। मेंटल हेल्थ इंडिया के बारे में बात करोगे तो करंट स्टेटस इसका क्या है कि 1.39 जो आपके लाख सुसाइड इन द ईयर 2019 हो रहे हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज कॉस्ट ये वाला मोर देन 80% पीपल आर अफेक्टिंग। तो ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स डील करते हैं गाइस। मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की लेजिस्लेशन हमने क्या, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ केयर इसके लिए बात करता है, मेडिकेशंस की, सोशल जस्टिस इसके लिए बात कर रहा है, कई सारे हमने एक्ट्स बनाए हुए हैं, इनिशिएटिव्स भी लिए हुए हैं। हमारा आपको टोल फ्री नंबर भी है इवन इसका, किरण हेल्पलाइन करके, वहाँ पर एंजाइटी वगैरह के लिए करते हैं। मनोदर्पण भी है, वहाँ पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है, साइको सोशल सपोर्ट दिया जाता है। लेकिन फिर भी चैलेंजेस क्यों हैं, क्योंकि पेशेंट की साइड से हैं, स्टिग्मा, उसको बताएगा ही नहीं, वो मेडिकल हेल्प ही लेने जाएगा, ड्रॉप आउट कर देगा। इनएडिक्वेट सोर्सेज कैसे हैं, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स। हमारे यहाँ कितनी शर्म की बात है, आपको बता दूं मैं जरा, 2017 में ना एस्टिमेट हुआ, WHO ने एस्टिमेट करा कि इंडिया हैज़ ओनली 0.15 साइकोलॉजिस्ट पर लाख, वाइल द रिक्वायरमेंट इज 3 साइकेट्रिस्ट पर लाख। तो लगा लो। तो इनएडिक्वेट ट्रेनिंग है डॉक्टर्स की, प्राइमरी हेल्थ के सेंटर्स की जो आपकी सप्लाई है वहाँ पर इरेगुलर है, रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज़ है ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्टफॉल्स के कोऑर्डिनेशन इन मिनिस्ट्रीज़ के बीच में 40% फंड कम पड़ जाता है, रीजनल डिस्पैरिटी है। तो करें क्या, तो प्रॉब्लम को ही सोल्यूशन बनाओ। केरला पहला स्टेट है जिसमें 100% मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कवरेज है भाई, तो तुम क्यों नहीं बना सकते बाकी स्टेट्स में, क्यों गैप है। तो अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी, केयरफुली मैपिंग करें, रिसर्च करें, मेंटल हेल्थ लिटरेसी बढ़ाएं लोगों के बीच में, अफोर्डेबिलिटी कॉस्ट को समझें, फाइनेंसिंग करें, एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके बॉटम अप स्ट्रैटेजी को अपनाने की जरूरत, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन करें, मॉडल एज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, शिफ्टिंग केयर फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू कम्युनिटी पर आएँ, फैसिलिटेट करें कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जिसमें कम्युनिटी, आपका पॉलिटिकल कमिटमेंट हो, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हो, सिटीजन ड्राइव एंड मूवमेंट हमें चलाने की ज़रूरत है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द न्यू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन गाइडलाइंस। अब देखो इसमें क्या होता है, नेशनल ऑर्गन के बारे में समझ लो, एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में समझ लो। दिस इज़ अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका काम क्या है, ऑल इंडिया एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ को, ये करना, ठीक है। पॉलिसी गाइडलाइंस भी बनाती है। रिसेंटली क्या हुआ कि इम्प्रूव करने की बात है कि भाई ऑर्गन डोनेशन ट्रांसप्लांटेशन सिस्टम इंडिया में ज़रूरत है अच्छा करने की। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली से में कई आपके इसमें गाइडलाइंस चेंजेस निकालने के लेकर आए। अब न्यू गाइडलाइंस के तहत बोला गया कि नो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि सिटीजन कैन नाउ रजिस्टर ऑर्गन डोनेशन, अगर उसको किसी भी जगह पे करना है, किसी भी स्टेट में करना है, बेधड़क होकर वो करेगा, रजिस्टर कर ले, वो किसी द स्टेट में बिन वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो खत्म करा, डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अपर एज लिमिट की मतलब यहाँ पर बात की गई कि न्यू गाइडलाइंस में अलाउ इवन दोज अब 65 ईयर्स ऑफ एज भी हैं अगर, तो वो ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं फ्रॉम डिसीज डोनर्स। प्रीवियस गाइडलाइंस में क्या था कि पेशेंट ओवर द एज ऑफ 65 सफरिंग फ्रॉम एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रजिस्टरिंग टू रिसीव एन ऑर्गन फ्रॉम ट्रांसप्लांटेशन। रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगेगी अब, ठीक है। तो ऑर्गन एंड ट्रांसप्लांटेशन सिस्टम को इंडिया में अच्छा करने की कोशिश की जा रही है। ऑर्गन डोनेशन ट्रांसप्लांटेशन इज रिमूविंग फ्रॉम एन ऑर्गन ऑफ वन पर्सन टू द सर्जिकली एंड प्लेसिंग इट टू द अदर पर्सन, ठीक है ना। एक डोनर होगा जो देगा अपना ऑर्गन निकाल के, और जो रेसिपेंट होगा उसके ऑर्गन लगा होगा क्योंकि उसका ऑर्गन फेल हो चुका है। तो ऑर्गन डोनेशन कैन बी आइदर फ्रॉम लिविंग डोनर और डिजीज डोनर, दोनों से हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट स्टेटस क्या है, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है ऑर्गन आपके ट्रांसप्लांटेशन में, 17 ट्रांसप्लांट हम कर भी चुके हैं। और नीड क्या है भाई, ऑर्गन रेसिपेंट की लिस्ट बढ़ती जा रही है, डोनेशंस को हम बढ़ाना चाहते हैं, जेनेटिक पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो इट्स लाइक दैट। तो हमारे पास काफ़ी सारे इसमें लॉज भी हैं, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट, एक्सेप्ट ब्रेन डेथ, ये सारा कुछ इसमें दे रखा है, ठीक है। अब इश्यूज़ क्या है, देखो इश्यूज़ क्या है, हेल्थ बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि बीइंग इट्स अ सब्जेक्ट इट कैन बी चैलेंजिंग टू गेट ऑल स्टेट टू एक्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंट न्यू रेगुलेशंस। सबसे बड़ा चैलेंज यही है, सब लोग रेगुलेट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लो ऑर्गन डोनेशंस है, रीजनल डिस्पैरिटी है, कैसे नॉर्थ साउथ डिवाइड आ जाता है, मोस्ट क्रिटिकल हॉस्पिटल बीइंग लोकेटेड इन दी साउथ इंडिया ओनली, लिमिटेड स्पेशलाइज हॉस्पिटल्स हैं, फैमिली सेंटिमेंट्स आ जाते हैं बीच में, ये सब ब्रेन डेथ। मान लो ब्रेन डेथ का मैंने आपको मतलब बताया था, ब्रेन डेथ का मतलब होता है एज अ फॉर्म ऑफ डेथ एंड मेड द सेल ऑफ ऑर्गन एज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो उसको कहते हैं ऐसा डेथ जिसमें क्या कर रहे हो आप, सेल कर रहे हो, पनिशेबल ऑफेंस के हुआ तो उसके ऑर्गन्स को सेल कर दोगे आप।
अब मान लो फैमिली सेंटिमेंट्स की यहाँ बात कैसे आ जाती है कि मान लो ब्रेन डेड डोनर है तो फैमिली मेंबर्स गो थ्रू वेरियस इमोशंस एंड ग्रेफ ना, विडो अपॉर्चुनिटी फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट को तो मेरा दिल ही टूट जाएगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, एथिकल इश्यूज़ भी हैं इसमें, ये चीज़ें हैं, ब्लैक मार्केटिंग भी हो सकती है ऑर्गन डोनेशंस की, आप जानते ही हो। तो सजेशन ने बोला ओपन डायलॉग अबाउट ओपन ऑर्गन डोनेशंस, अवेयरनेस क्रिएट करो आप, बेटर कोऑर्डिनेशंस करो आप, इम्प्रूव करो हेल्थ हॉस्पिटल स्ट्रेंथ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो डेफिनेटली बचेगा। शॉर्ट्स में गाइस आपका जादुई पिटारा है खाया था, ध्यान रखना, एक प्ले बेस्ड आपका टेलरिंग अप्रोच है ये बेसिकली, और टेलर किया गया था बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 3, डेवलप किया गया नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। और इसमें ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में है 2020, जिसमें है ना हमारा 5+3+3+4 फाउंडेशनल प्लस प्रिपरेटरी प्लस मिडिल प्लस सेकेंडरी। तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी हेडेड बाय योर प्रोफेसर के कस्तूरी रंगन डेवलप कर रहे हैं एनसीएफ को टू ईच स्टेजेस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया है ये। और की फीचर्स इसके क्या हैं, जादुई पिटारा के अंदर ये अप्लाई किया जाएगा क्लास 1 और 2 के बच्चों को जो कि 6 से 8 साल के हैं, 13 इंडियन लैंग्वेजेस में मिलेंगे, प्ले बुक्स, टॉयज, पजल्स, पोस्टर्स ये सब मिलेगा, लर्निंग एंड डेवलपमेंट को किया जाएगा, ब्रिंग brain development is the most rapid in the first 8 years of child's life, lay the foundation of lifelong learning like this। उसके बाद आता है स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, यानी कि स्वयं के बारे में हम देखते हैं। 2.4 करोड़ इनरोलमेंट यहाँ पर की गई है, ये ध्यान रखना स्वयं के लिए। स्वयं क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। रिपोजिटरी है, मोर देन 300 हाई क्वालिटी मैसिव ओपन लाइन कोर्सेज मिलेंगे, डेटा डेवलप बाय एकेडमिशियंस, लर्निंग सिस्टम बेस्ड ऑन फॉर्मलाइज टीचिंग। ठीक है, फैक्टर्स क्या हैं, लर्निंग प्लेटफॉर्म, कोविड-19 पैंडमिक बीच में आ जाता है, रिमोट एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस की डिमांड है। चैलेंजेस क्या है, क्वालिटी एंड एक्यूरेसी, कंटेंट, डिजिटल डिवाइड, अनइक्वल एक्सेस। तो इसी के लिए ना ई लर्निंग को प्रमोट करने के लिए वी हैव गॉट 4 थिंग, जैसे कि ई पाठशाला है, ई टेक्स्ट बुक्स होंगी इसमें, एजुकेशन 4.0 इंडियन इनिशिएटिव होगा लर्निंग गैप्स को पढ़ने के लिए, दीक्षा क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है, पीएम ई विद्या है, इसको भी लाया जा रहा है, तो ई लर्निंग को क्या करने के लिए, पढ़ाने के लिए। उसके बाद ना एक इंडेक्स आया था, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 का, ध्यान रखना, इंडिया का एक्रेडिटेशन सिस्टम रैंक इसमें 5th कर रहा है, और इसमें रिसर्च डिसमिनेट किया जाता है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को निकालने के लिए। कौन सपोर्ट करता है इसको, फिजिकलिस्ट टेक्नीशियन, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका जो इंडेक्स में रैंक है 184 कंट्रीज़ हैं आपकी इसमें, और रिलेटिव डेवलपमेंट ऑफ देयर QI, ठीक है, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स बेसिकली। तो ओवरऑल इंडिया का जो रैंक था 10 था, वाल जर्मनी फर्स्ट और फॉलोड बाय चाइना, USA। इसमें मेडोलॉजी स्टैंडर्डाइजेशन दिखा रखा है, साइंस मेजरिंग करना है ना, प्रोटोकॉल्स देखना, एक्रेडिटेशंस देखना, ये सब चेक किया जाता है। इससे क्या होता है, कोऑपरेशन, रिलायबिलिटी बढ़ती है, ट्रस्ट फैक्टर्स बढ़ते हैं, हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात होती है। नाउ द नेक्स्ट शॉर्ट इज युवा संगम पोर्टल, या इसको ना रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लॉन्च किया गया। इनिशिएटिव में यही है, पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाना बिटवीन योर यूथ, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड अदर स्टेट्स का आता है। इसका फोकस एरिया क्या है, टूवर्ड्स एक्सपोज करना और योर यूथ का बढ़ाना, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में बात करनी, ये सब। मिशन अंत्योदय सर्वे क्या है, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज, इसमें कंडक्ट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ योर रूरल डेवलपमेंट। इसमें यही असेस करा जा रहा है कि वेरियस डेवलपमेंट स्कीम्स क्या हैं, पीपल पैन कैंपेन कैसा चल रहा है। इस एरिया में ना देखा जाता है फिशरी का लेवल क्या है, सर्वे में देखते हैं किसी एरिया में जाके फिशरीज़ का कैसा चल रहा है, फ्यूल फॉर्डर है, गुड गवर्नेंस रोड, क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है 13 लैंग्वेजेस में। ठीक है, दैट इज़ योर मिशन अंत्योदय सर्वे। तो गाइस, दिस इज अबाउट योर सोसाइटी। We'll do other sections also in the next video session. So hope you are liking the video. If you have any question related to the society, please let us know in the comment box. Have a nice day. Thank you so much. Keep liking, sharing and subscribing to PM Pathshala.